दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो पूरी दुनिया को आग में लपेट लिया था। लेकिन इसी युद्ध के दौरान इंसानों ने एक ऐसी ताकत का खोज किया जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, और उस ताकत का नाम है परमाणु ऊर्जा। वर्ल्ड वार II के समय दुनिया दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश थे, और दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ जैसा देश था। साल 1939 के समय यूरोप में युद्ध तेजी से फैल रहा था। जर्मनी के तानाशाह एडल्फ हिटलर लगातार नए देशों पर कब्जा करते जा रहे थे। तो उस टाइम एक डर बन गया था कि अगर जर्मनी कोई नया सुपर हथियार बना ले तो शायद उसे रोक पाना मुश्किल हो सकता है। और इसी दौरान वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चीज का खोज किया जिसने इतिहास का पूरा दिशा ही बदल दिया। यूरेनियम नाम का तत्व टूटने पर बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, और यही चीजें वैज्ञानिकों को पता चल गया। इसे न्यूक्लियर फैशन यानी परमाणु विखंडन कहते हैं। जब एक छोटा सा परमाणु टूटता था तो उसमें से इतना ऊर्जा निकलता था कि जितना हजारों टन विस्फोटकों में से भी नहीं निकलता है। यह खोज जितना अद्भुत था उतना ही डरावना भी बन गया। इससे दुनिया के बड़े वैज्ञानिक भी डरने लग गए थे कि जर्मनी कहीं पहले न परमाणु बम बना ले, क्योंकि अब इंसानों के पास एक ऐसा शक्ति आने वाला था जो एक शहर को कुछ सेकंडों में ही खत्म कर सकता है। और तभी आइंस्टीन और दूसरे वैज्ञानिकों ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक चेतावनी भरा मैसेज भेजा, जिसमें लिखा था कि जर्मनी भी परमाणु बम बना सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का भविष्य दूसरे दिशा में ही जा सकता है। और यही से शुरू हुआ दुनिया का सबसे गुप्त और खतरनाक परियोजना। एक ऐसा परियोजना जिसमें हजारों वैज्ञानिक, सैनिक और अरबों डॉलर लगाए गए थे। इनका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। साल 1939 में दुनिया युद्ध की आग में जल रहा था, लेकिन इसके पीछे एक और लड़ाई शुरू हो चुका था, विज्ञान की लड़ाई। एक ऐसा लड़ाई जिसमें जीतने वाला देश दुनिया पर राज कर सकता था। वर्ल्ड वार II के दौरान अमेरिका भी डर गया था कि कहीं जर्मनी पहले परमाणु बम न बना ले, क्योंकि जर्मनी के पास उस टाइम कई महान वैज्ञानिक मौजूद थे। और इसी वजह से अमेरिका ने भी एक गुप्त मिशन शुरू किया। यह मिशन इतना गुप्त था कि इसमें काम करने वाले लोगों तक को भी नहीं पता था कि आखिर बन क्या रहा है। साल 1942 में अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत किया, और इस प्रोजेक्ट का मेन लक्ष्य था कि दुनिया का पहला परमाणु बम बनाना। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका के साथ ब्रिटेन और कनाडा के वैज्ञानिक भी जुड़े हुए थे। इसमें हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और सैनिक काम करने लग गए थे। इस मिशन का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका के जनरल लेस्ली ग्रोव्स, और वैज्ञानिक टीम का नेतृत्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर संभाला था। ओपेनहाइमर बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिक था। उन्हें फिजिक्स और क्वांटम साइंस का बहुत गहरा ज्ञान था, लेकिन शायद उन्हें भी यह अंदाजा नहीं था कि उनका यह काम आने वाले समय में मानव सभ्यता को हमेशा के लिए बदल सकता है। अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट के लिए रेगिस्तान, पहाड़ और जंगलों के बीच गुप्त लैब बनाया था, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जगह था लॉस आलम्स। यह जगह इतना सीक्रेट था कि नक्शे में भी इसका नाम नहीं दिखाई देता था, और वहां आने वाले वैज्ञानिकों को अपना असली पहचान छुपाना पड़ता था। वहां आने जाने वाले चिट्ठियों को भी चेक किया जाता था कि इसमें क्या लिखा है, और हर जगह सैनिक पहरा देता था। लेकिन सबसे बड़ा चुनौती ये था कि परमाणु बम बनाने के लिए चाहिए था यूरेनियम और प्लूटोनियम। ये कोई साधारण धातु नहीं था, बल्कि इन्हें तैयार करना बेहद मुश्किल और खतरनाक था। वैज्ञानिक दिन रात प्रयोग कर रहे थे। कई बार मिशन फेल भी हो जाता था, और कई बार रेडिएशन का खतरा भी बढ़ जाता था, लेकिन युद्ध रुकने वाला भी नहीं था। एक तरफ जर्मनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ अमेरिका को हर हालत में परमाणु बम बनाना था। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने दो अलग अलग डिजाइन तैयार किए, पहला यूरेनियम आधारित बम और दूसरा प्लूटोनियम आधारित बम। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि वास्तव में ये काम करेगा या फिर नहीं। लेकिन अब दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण का भी समय आ चुका था, एक ऐसा परीक्षण जो इंसानी इतिहास का सबसे भयावह सूर्योदय होने वाला था। 16 जुलाई 1945 में अमेरिका के न्यू मैक्सिको रेगिस्तान में रात के अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन कुछ ही पलों में एक ऐसा विस्फोट होने वाला था जो इंसान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकता था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक अब दुनिया का पहला
पहला परमाणु परीक्षण करने के लिए तैयार था और इस मिशन का नाम ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट रखा गया था। वैज्ञानिक डरे हुए थे और उत्साहित भी थे क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि विस्फोट असफल होगा या फिर सफल। सुबह लगभग 5:29 में काउंटडाउन शुरू हुआ, जैसे 5 4 3 2 1 और फिर एक तेज चमक ने पूरे रेगिस्तान को दिन में बदल दिया। आसमान में आग का विशाल गोला उठ गया और धुएं का मशरूम जैसा बादल कई किलोमीटर ऊपर तक चला गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि 300 किलोमीटर दूर के लोग भी उसे महसूस किए। कुछ वैज्ञानिक डर गए थे और कुछ वैज्ञानिक खुशियों में चिल्लाने लगे थे क्योंकि अब इंसान परमाणु शक्ति हासिल कर चुका था। इस विस्फोट को देखकर रॉबर्ट ओपेनहाइमर के मन में एक भगवत गीता का 11वें अध्याय का 32वां श्लोक याद आया। जिसमें लिखा है, कलोस्मि लोकक्षयकृत पर वृद्धो लोकांश महतुर्मी पर वृद्ध रीते पीतवान भविष्यति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धा। मतलब मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, इन लोगों को नष्ट करने के लिए मैं प्रवृत्त हूँ। मतलब तुम्हारे बिना भी जो योद्धा दोनों तरफ की सेनाओं में खड़े हैं वो नहीं बचेंगे। इसे थोड़ा और आसान लाइन में समझे तो ये हो सकता है कि मैं समय हूँ जो सबको नष्ट करने आया हूँ। तुम लड़ो या ना लड़ो, मैं सारे योद्धा को मारने वाला हूँ। यह श्लोक भगवत गीता के विश्व रूप दर्शन वाले अध्याय चैप्टर 11 से है, जहाँ कृष्ण भगवान अपना विराट रूप दिखाते हुए अर्जुन को कहते हैं कि वे समय है, वे काल है जो सबका नष्ट करता है। ओपेनहाइमर संस्कृत जानता था और वो भगवत गीता का गहरा अध्येता भी था। अब अमेरिका के पास हथियार युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। 16 अगस्त 1945 में जापान का शहर हिरोशिमा अपना सामान्य सुबह में जी रहा था। कुछ लोग काम की तैयारी कर रहे थे और कुछ लोग काम पर जा रहे थे और किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में इतिहास का सबसे भयानक हमला होने वाला है। सुबह लगभग 8:15 पर अमेरिका का बम वर्षक विमान इनोला गे हिरोशिमा के ऊपर पहुंच गया और उस विमान में दुनिया का पहला युद्ध में इस्तेमाल होने वाला परमाणु बम था, जिस बम का नाम था लिटिल बॉय। कुछ ही सेकंड बाद आसमान में एक तेज चमक हुआ और फिर एक भयानक विस्फोट हुआ और पूरा शहर आग और धुएं में डूब गया। बहुत सारे इमारतें टूटकर गिरने लगे और भीषण गर्मी और शौकवे ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया था कि क्या हुआ है। तब तक कुछ ही सेकंडों में हजारों लोगों की मौत हो जाती है और आने वाले दिनों में रेडिएशन की वजह से और भी लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं। दुनिया ने पहली बार देखा कि परमाणु बम कितना विनाश कर सकता है। हिरोशिमा पर परमाणु हमले के बाद पूरा दुनिया सदमे में था, लेकिन इसके 3 दिन बाद ही फिर इतिहास दोहराने वाला था। जापान उस टाइम बेहद कठिन स्थिति में था। उनका सेना कमजोर पड़ चुका था और शहर भी तबाह हो चुका था, लेकिन जापान अभी भी पूरी तरह आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं था और अमेरिका चाहता था कि युद्ध तुरंत ही समाप्त हो जाए। फिर दूसरा फैसला लिया गया, दूसरा परमाणु हमला। 9 अगस्त 1945 में अमेरिका का B-29 बम वर्षक विमान बक्सर आसमान में उड़ रहा था। इस बार का लक्ष्य जापान का शहर नागासाकी था, लेकिन शुरुआती में असली लक्ष्य नागासाकी नहीं था। इससे पहले का लक्ष्य कुटोरा नाम का शहर था, लेकिन बादलों और धुएं की वजह से पायलट साफ निशाना नहीं देख पाया और फिर विमान नागासाकी की तरफ ही मुड़ गया। इस विमान में जो बम था वो पहले के बम से अलग बम था। इसका नाम फैटमैन था। यह प्लूटोनियम आधारित परमाणु बम था और इसका ताकत बेहद विनाशकारी था। इसे लगभग सुबह 11 बजे गिराया गया था। कुछ सेकंड का सन्नाटा था और फिर एक भयानक चमक। ऐसा लग रहा था कि आसमान फट गया हो। विस्फोट के साथ आग का विशाल गोला और धुएं का मशरूम क्लाउड आसमान में कई किलोमीटर ऊपर तक उठ गया था। भयानक शौकवे ने घरों, फैक्ट्रियों और सड़कों को तहस नहस कर दिया था। हजारों लोग तो तुरंत मर गए और कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे और आने वाले महीनों में रेडिएशन ने हजारों लोगों की जिंदगियां और छीन लिया। कुछ समय कुछ लोगों को रेडिएशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं था। कई लोग बच तो गए लेकिन धीरे धीरे बीमार होने लगे। किसी के शरीर पर जलने जैसा निशान बनने लगा और कई बच्चों का तो जन्म भी बीमारियों के साथ ही हुआ। यह सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, बल्कि यह इंसानी इतिहास का सबसे डरावना चेतावनी भी था। नागासाकी पर हमला होते ही जापान अब समझ गया था कि युद्ध अब जारी रखना आसान नहीं होगा।
एक तरफ से सोवियत संघ भी जापान के खिलाफ युद्ध में उतर चुका था। अब जापान चारों तरफ से घिर चुका था। फिर अब वो दिन आया जब 15 अगस्त 1945 में जापान के सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर देश को संबोधित किया। सम्राट ने घोषणा किया कि जापान अब युद्ध को समाप्त कर रहा है, यानी वर्ल्ड वार 2 अब खत्म होने जा रहा है। युद्ध खत्म होने के बाद फिर दुनिया में लोगों ने राहत की सांसें लिया, क्योंकि ये सबसे बड़ा युद्ध आखिरकार अब समाप्त हो चुका था। लेकिन इसी के साथ एक और नया डर शुरू हुआ, परमाणु युद्ध का डर, क्योंकि अब दुनिया जान चुका था कि इंसान अब एक ऐसी शक्ति बना चुका है जो एक शहर को कुछ मिनटों में ही खत्म कर सकता है। अमेरिका दुनिया का पहला परमाणु शक्ति वाला देश बन चुका था, लेकिन ज्यादा समय तक यह ताकत सिर्फ उनके पास ही नहीं रहने वाला था, बल्कि बाद में दूसरे देश भी परमाणु बम बनाने लगे। वर्ल्ड वार 2 के बाद एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत संघ था, और ये दोनों देश दुनिया का सबसे बड़ा ताकत बनना चाहता था। लेकिन अमेरिका के पास एक ऐसा शक्ति था जो दूसरी दुनिया के पास नहीं था, परमाणु बम। हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला पूरी दुनिया को डरा दिया था। अब हर देश समझ चुका था कि अब लड़ाई होगा तो पहले जैसा नहीं हो सकता है, बल्कि अब लड़ाई होगा तो परमाणु बम से हो सकता है। सोवियत संघ भी जानता था कि अगर परमाणु शक्ति सिर्फ अमेरिका के पास रहेगा तो दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए सोवियत वैज्ञानिकों ने भी परमाणु पर कार्यक्रम करना शुरू कर दिया, और साल 1949 में सोवियत संघ ने भी अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। अब दुनिया में 2 परमाणु शक्तियां मौजूद था, और यही से शुरू हुआ न्यूक्लियर आर्म रेस, यानी परमाणु हथियारों का दौर। अगर अमेरिका ज्यादा शक्तिशाली बम बनाता था तो सोवियत संघ उससे भी बड़ा हथियार बनाने की कोशिश करता था, और धीरे धीरे परमाणु बम और भी ज्यादा खतरनाक होता गया। और फिर आया हाइड्रोजन बम। यह परमाणु बम से कई गुना ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली था। साल 1952 में अमेरिका ने पहला हाइड्रोजन बम टेस्ट किया, और कुछ ही समय बाद सोवियत संघ ने भी ऐसा ही हथियार बना लिया। अब स्थिति बेहद डरावना हो चुका था, क्योंकि अगर इन दोनों देश के बीच कोई बड़ा युद्ध होता तो दुनिया तबाह हो सकता था। ऐसा डर बन चुका था कि स्कूलों में बच्चों को भी सिखाने जाने लग गया था कि परमाणु हमले के समय कैसे छिपना चाहिए। हर जगह डर का माहौल बन गया था, और इसी दौरान दोनों देशों ने हजारों मिसाइलें तैयार कर लिया। कुछ मिसाइलें इतना शक्तिशाली था कि वे मिनटों में ही एक शहर को खत्म कर सकता था। इन सबको देखते हुए दुनिया यह भी समझ रहा था कि विज्ञान विकास के साथ कभी कभी विनाश भी ला सकता है। साल 1962 में दुनिया परमाणु युद्ध के बहुत करीब पहुंच चुका था। एक ऐसा घटना जहां एक गलत फैसला पूरी मानव सभ्यता को खत्म कर सकता था। इस घटना का नाम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था। अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने खड़े थे, और परमाणु मिसाइल भी तैयार था, और पूरी दुनिया डर में डूबा हुआ था। लोगों को लग रहा था कि अब शायद तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस घटना मानव इतिहास का सबसे खतरनाक परमाणु संकट माना जाता है। इसका शुरुआत एक छोटे से देश क्यूबा से हुआ था। उस समय क्यूबा के नेता फिडेल कास्ट्रो था, और क्यूबा अमेरिका के बहुत करीब था। और एक तरफ सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव भी अमेरिका को चुनौती देना चाह रहा था। उन्होंने गुप्त रूप से क्यूबा की तरफ परमाणु मिसाइलें भेजना शुरू कर दिया, लेकिन ये मिसाइलें लॉन्च नहीं था। अगर ये मिसाइलें लॉन्च होता तो कुछ ही मिनटों में अमेरिका के बड़े शहर निशाना बन सकते थे। लेकिन तभी अमेरिका को इसका खबर मिल गया। अमेरिका के जासूसी विमानों ने क्यूबा की तस्वीरें ले लिया, और उस तस्वीर में परमाणु मिसाइल के ठिकाने दिखाई दे रहे थे। यह खबर मिलते ही अमेरिका में हलचल मच गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इस पर तुरंत बैठक बुलाया। यहाँ सवाल बन गया था कि क्या अब अमेरिका भी क्यूबा पर हमला करे, या सोवियत के जहाजों को रोका जाए, या फिर सीधा युद्ध ही शुरू कर दिया जाए। उस टाइम पूरा दुनिया टीवी और रेडियो पर खबर सुन रहे थे, और लोगों को लग रहा था कि अब शायद तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। अमेरिका ने क्यूबा के चारों तरफ सैनिक का घेरा बना दिया था, और एक तरफ से सोवियत के जहाज भी आगे बढ़ रहे थे। अमेरिका के सेना भी तैयार थे, और परमाणु मिसाइलें भी लॉन्च मोड में था। बस एक आदेश और दुनिया आग में बदल सकता था। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के पास इतना परमाणु हथियार था कि वो पूरी दुनिया को सिविलाइजेशन के हिसाब से कई बार भी नष्ट कर सकता था। यहाँ तनाव बढ़ने के बाद सोवियत के जहाज अमेरिकी घेराबंदी की ओर बढ़ते जा रहे थे। अगर वो और ज्यादा आगे आता तो शायद अमेरिका भी हमला कर सकता था, लेकिन आखिरी समय पर डर के कारण जहाज रुक गया और तनाव थोड़ा कम हुआ। लेकिन संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक तरफ क्यूबा में मौजूद सैनिक बेहद तनाव में था। हर किसी को डर लग रहा था कि हमला कभी भी हो सकता है। एक समय तो ऐसा भी आया जब एक सोवियत पनडुब्बी को लगा कि अब शायद युद्ध शुरू हो चुका है, और उस पनडुब्बी के पास परमाणु टॉर्पीडो भी था।
अगर वो उसे दाग दिया जाता तब शायद परमाणु युद्ध शुरू हो सकता था, लेकिन उसमें का एक अधिकारी ने शांत रहकर फैसला लिया और हमला नहीं किया। इतिहासकार मानते हैं कि शायद उस फैसले ने दुनिया को कई दिनों तक तनाव रहने के बाद आखिरकार अमेरिका और सोवियत संघ के बीच समझौता हुआ कि सोवियत संघ क्यूबा से मिसाइलें हटाएगा और अमेरिका भी क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। धीरे धीरे संकट खत्म हुआ और दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन इस घटना ने इंसानों को एक बात साफ समझा दिया कि परमाणु युद्ध से सबका नुकसान है। इसके बाद दुनिया के बड़े देशों ने कुछ नियम और समझौता बनाना शुरू किया ताकि परमाणु युद्ध को रोका जा सके, लेकिन हथियारों की दौड़ अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अब कुछ और भी देश परमाणु शक्ति बनाना चाहते थे और आने वाले टाइम में एशिया भी इस दौड़ का हिस्सा बनने वाला था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देशों ने यह समझ लिया था कि परमाणु तकनीक सिर्फ हथियार नहीं है, बल्कि ये शक्ति, सुरक्षा और राजनीति का बड़ा साधन बन चुका है। और ऐसे ही बाद में एशिया में सबसे पहले परमाणु शक्ति चीन में बना। साल 1964 में चीन ने भी अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और यह खबर पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खबर बन चुका था कि अब एशिया के पास भी परमाणु शक्ति मौजूद है। लेकिन इसी बीच अपना भारत भी विज्ञान और परमाणु ऊर्जा पर रिसर्च कर रहा था, जिनका लक्ष्य सिर्फ हथियार बनाना नहीं था बल्कि बिजली और वैज्ञानिक विकास भी था। भारत के परमाणु कार्यक्रम में होमी जे भाभा का सबसे बहुत बड़ा योगदान था। इन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। धीरे धीरे अपना भारत भी वैज्ञानिक क्षमता को बढ़ाया और आया साल 1974 पोखरान राजस्थान के रेगिस्तान में भारत ने भी अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिनका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद अपना भारत भी दुनिया में परमाणु शक्ति रखने वाला देश बन गया, लेकिन इस परीक्षण ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया था। कुछ देशों ने इन पर चिंता जताया था और कुछ देशों ने तो इन पर प्रतिबंध भी लगा दिया था, लेकिन भारत ने साफ साफ कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ अपने सुरक्षा को मजबूत करना है। फिर एक तरफ पाकिस्तान भी अपना परमाणु कार्यक्रम बढ़ाने लगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव था और पहले भी युद्ध हो चुका था। अब ये दोनों देश समझ चुका था कि परमाणु शक्ति भविष्य की राजनीति बदल सकता है। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े सबसे चर्चित वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान था। उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया था। फिर आया 1998, भारत के पोखरान में फिर से कई परमाणु परीक्षण किए गए। इन परीक्षण को पोखरान 2 कहा गया। इस परीक्षण के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गया था और इसके कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान ने भी अपना पहला परमाणु परीक्षण शुरू कर दिया। अब दक्षिण एशिया के 2 देश के पास परमाणु शक्ति बन गया था, इसलिए दुनिया को डर था कि अगर इन दोनों देश के बीच कभी परमाणु युद्ध हुआ तो सिर्फ उनका असर एशिया तक ही नहीं बल्कि दुनिया पर पड़ सकता है। लेकिन परमाणु हथियार की कहानी सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। अब सवाल उठने लगा कि क्या परमाणु दुनिया को सुरक्षित बनाते हैं या फिर और भी ज्यादा खतरनाक। कुछ लोगों का यह भी कहना होता है कि परमाणु हथियार युद्ध को रोकता है, क्योंकि कोई भी देश परमाणु शक्ति वाले देश से सीधे लड़ना नहीं चाहते हैं। इसे न्यूक्लियर डिटरेंस कहते हैं, यानी डर के जरिए शांति बनाए रखना। लेकिन दूसरी तरफ कई वैज्ञानिक और सामाजिक संगठन चेतावनी भी दे रहे थे कि कोई भी एक छोटा सा गलती भी करोड़ों लोगों की जान ले सकता है। अब दुनिया में हजारों परमाणु हथियार मौजूद थे। मिसाइलें समुद्र, जमीन और आसमान लगभग हर जगह तैनात था और इंसान शायद पहली बार ऐसे स्थिति में पहुंच चुका था जहां वह अपना सभ्यता खुद ही बिगाड़ सकता था। हजारों साल तक इंसानों ने आग, पहिया मशीन और विज्ञान का खोज किया था, लेकिन 20वीं सदी में इंसान ने एक ऐसा चीज बना लिया जो कि इंसान की सभ्यता को ही खत्म कर सकता है। परमाणु बम का इतिहास सिर्फ विज्ञान की कहानी नहीं है, बल्कि यह डर, शक्ति, राजनीति और इंसानों की फैसलों की कहानी भी हो सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी एटॉमिक बॉम्बिंग्स ने दुनिया को दिखा दिया कि एक हथियार कितना तबाही ला सकता है। फिर आया कोल्ड वार, जहां पूरी दुनिया कई बार विनाश के बहुत करीब पहुंच चुका था। आज दुनिया में हजारों परमाणु हथियार मौजूद है और कुछ मिसाइलें तो ऐसा है कि मिनटों में ही किसी दूसरे देश तक पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ बड़ा बात यह है कि आज का परमाणु हथियार 1945 के बमों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अगर भविष्य में कभी बड़ा परमाणु युद्ध हुआ तो सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि पूरी धरती ही प्रभावित हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार बड़े परमाणु युद्ध के बाद न्यूक्लियर विंटर जैसा स्थिति बन सकता है। मतलब न्यूक्लियर बम से होने वाली तबाही सिर्फ ब्लास्ट, हीट और रेडिएशन तक नहीं रुकता, बल्कि वो पूरी दुनिया को सालों तक अंधेरे और ठंडे मौसम में ढकेल सकता है। आसमान में धुआं और राख फैल सकता है, जिससे सूरज की रोशनी धरती पर बहुत ही कम हो सकता है। फसलें खराब हो सकता है और पूरी दुनिया में भोजन की संकट पैदा हो सकता है। लेकिन दुनिया के कई देशों ने परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने का समझौता कर चुका है।
वैज्ञानिक, शांति संगठन और लाखों लोग चाहते हैं कि भविष्य सुरक्षित रहे, क्योंकि विज्ञान अपने आप अच्छा या बुरा नहीं होता है, बल्कि उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं इंसान के फैसले। परमाणु ऊर्जा से बिजली भी बनाया जा सकता है और उसी शक्ति से विनाश भी। जितना बड़ा ताकत है उतना बड़ा इसमें जिम्मेदारी भी है, और यही कारण है कि आज भी हिरोशिमा और नागासाकी दुनिया को एक चेतावनी देता रहता है कि युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन उसका परिणाम पीढ़ियों तक भी चल सकता है। दोस्तों, धरती सबका है, अगर विनाश होगा तो किसी एक को नहीं होगा बल्कि सबको हो सकता है। इतिहास चीख चीख कर कहता है कि युद्ध का अंत दर्द और अफसोस ही होता है, इसलिए शांति कमजोर लोगों का नहीं बल्कि समझदार लोगों का पहचान होता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा हथियार बम के अलावा इंसान का सोच भी हो सकता है। जहाँ इंसानियत बचा होता है वही भविष्य बचा रहता है। ताकत का असली मतलब बचाना है, मिटाना नहीं। अगर दुनिया को बढ़ाना और बचाना है तो दोस्तों डर नहीं बल्कि समझ को बढ़ाना होगा। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली बार किसी और टॉपिक के साथ।